हाँ भाई, ग्रेफाइट तक हो गया था, ग्रेफाइट हो गया था, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों हो गया था, बढ़िया। सुनो ध्यान से, आपके पास एलोट्रोप ऑफ कार्बन हो गया था, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। उसके रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, सारे रिएक्शन हटा दिए गए हैं, तो आप भी नहीं पढ़ेंगे उसको। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन सिलेबस से हटा दिया गया है, CO CO2 वो आप नहीं पढ़ेंगे। एक कंपाउंड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, उसका स्ट्रक्चर बस सिलेबस में है। कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन SiO2 इसका स्ट्रक्चर बस सिलेबस में है, SiO2 इसका स्ट्रक्चर सिलेबस में है। अब आओ इसका स्ट्रक्चर बस देख लेना है, छोटा सा स्ट्रक्चर है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन 8 मेंबर का रिंग बनाता है। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन 8 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन करता है। यहां भी आप देखोगे सिलिकॉन और ऑक्सीजन 8 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन करेगा। हर सिलिकॉन जो है वो आगे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन 8 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है। ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में भी बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी बढ़ेगा, इनफाइनाइट डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है। इट्स लाइक अ पॉलीमर, ठीक है। बहुत लंबा लंबा चेन बनाता है सिलिकॉन ऑक्सीजन। आपने पढ़ा था कार्बन का कैटिनेशन होता है, तो कार्बन से कम होता है सिलिकॉन का कैटिनेशन, बट सिलिकॉन में भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, वो यहां से दिख रहा है। क्योंकि सिलिकॉन भी क्या इनफाइनाइट लॉन्ग चेन बनाएगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ इनफाइनाइट लॉन्ग चेन बनाएगा, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, हर तरफ सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड बनाता चला जाएगा। और यही सिलिकॉन ऑक्सीजन का SiO2 है। ये डायमंड और ग्रेफाइट जैसा थ्री डायमेंशनल नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड। नेटवर्क इसलिए क्योंकि लॉन्ग चेन बना रहा है, कोवैलेंट सॉलिड इसलिए क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, और SiO2 सॉलिड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। थ्री डायमेंशनल नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड, 8 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। 8 मेंबर रिंग फॉर्म होता है SiO2 में। शांत। 8 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होता है SiO2 में, और सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड ये जल्दी ब्रेक नहीं होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? क्योंकि जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है, हैज सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। रीजन समझो कि जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में एफिनिटी बहुत ज्यादा है। सिलिकॉन हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि जो सिलिकॉन होगा वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन मतलब सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाना चाहता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहता है, इसलिए सिलिकॉन ऑक्सीजन का हायर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। वैसे भी आपको दिख रहा है, एक सेकेंड पीरियड का है, एक थर्ड पीरियड का है, तो 2p3p ओवरलैप हो रहा है, और 2p3p ओवरलैप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड काउंट होता है। 2p3p ओवरलैप को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड काउंट करते हैं। थ्री डायमेंशनल नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड, 8 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये जल्दी टूटेगा नहीं। SiO2 इसीलिए रिएक्ट नहीं करता है।
SiO2 डू नॉट रिएक्ट इजिली, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नहीं टूटेगा। कार्बन फैमिली में कंपाउंड्स हटाने के बाद केवल इतना ही बचता है। गाना कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है क्या? पटना में अलग ही है, कुछ न कुछ मनाते ही रहते बेचारे, खुश रहते हैं। कभी कुछ मना रहे हैं, कभी कुछ मना रहे हैं। क्रिसमस अभी गया ही है, अब न्यू ईयर की तैयारी चालू कर दी है। लोगों ने सोचा क्रिसमस की सजावट कर ही दिए, इसी में न्यू ईयर भी निपटा देते हैं। तो न्यू ईयर निपटा रहे हैं लोग यहाँ पे। अच्छा है, तुम्हारा भी कोई प्लान है क्या 31/1 का? नहीं, यहाँ आने का प्लान है, पढ़ने का प्लान है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्लान रखा करो। लिखो नाइट्रोजन फैमिली। लिखो नाइट्रोजन फैमिली। कंपाउंड्स हटाने के बाद जो चैप्टर्स है पी ब्लॉक में वो काफी छोटे हो गए हैं, जल्दी जल्दी लिख लो इसको फटाफट। तो ज्यादा ही आवाज आ रही है भाई, यहां तक आवाज आ रही है। अच्छा है, चलो भाई नाइट्रोजन फैमिली में स्टार्ट करें। नाइट्रोजन फैमिली में वापस से आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ना है, कंपाउंड्स नहीं पढ़ना है। तो नाइट्रोजन फैमिली में लिखिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें आर्सेनिक और एंटीमनी, बेटा शांत हो जाओ, इसमें जो आर्सेनिक और एंटीमनी है वो मेटलवाइड होते हैं, और किसी भी ग्रुप में मेटलवाइड से ऊपर नॉन मेटल पाए जाते हैं और मेटलवाइड से नीचे आपके पास मेटल पाए जाते हैं। तो बिस्मथ आपका क्या हो जाएगा? मेटल, और नाइट्रोजन और फास्फोरस आपके पास हो जाएगा नॉन मेटल। ये दोनों नॉन मेटल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलवाइड है, कौन मेटल है। आपको क्लासिफिकेशन हो गया। अब आपको पढ़ना है इसमें कि नाइट्रोजन कहां मिलता है नेचर में, फिर आपको पढ़ना है फास्फोरस कहां मिलता है नेचर में, और बाकी के ये सब सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलता है नेचर में, फाउंड एज सल्फाइड्स इन नेचर। तो नाइट्रोजन जो है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, और दोनों को बार बार उसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। नाइट्रोजन इज फाउंड, दो फॉर्म्स में पाया जाता है नेचर के अंदर, इज फाउंड एज इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ फॉर्मूले का नाम है, इंडियन सॉल्ट पीटर एंड चाइल्ड सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर और चाइल्ड सॉल्ट पीटर, एक होता है NaNO3, एक होता है KNO3। तो इंडियन सॉल्ट पीटर होता है, वो होता है आपके पास
KNO3, और जो चाइल्ड सॉल्ट पीटर होता है वो होता है NaNO3। यही होता है। नाइट्रोजन दो फॉर्म्स में नेचर में आपके पाया जाएगा, इंडियन सॉल्ट पीटर के फॉर्म में और चाइल्ड सॉल्ट पीटर के फॉर्म में। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कहां मिलता है? मोस्ट एबंडेंट क्या ये N2 गैस के फॉर्म में मिलता है? नेचर में आपके पास N2 गैस सबसे ज्यादा होता है, इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा N2 गैस पाया जाता है, और N2 गैस में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिलेगा। बट आपके आसपास सराउंडिंग में किस फॉर्म में मिलेगा? तो सराउंडिंग में दो फॉर्म में मिलता है, इंडियन सॉल्ट पीटर और चाइल्ड सॉल्ट पीटर, NaNO3 KNO3। और ये फॉर्मूला बार बार आपको पूछा गया है, इंडियन सॉल्ट पीटर और चाइल्ड सॉल्ट पीटर मैच द कॉलम करके कई बार पूछा गया है। फास्फोरस जो होता है ये नेचर में कैसा मिलता है, आपके आसपास में कैसा मिलता है? तो फास्फोरस इज फाउंड एज एपेटाइट फैमिली। अब ये एपेटाइट फैमिली का भी फॉर्मूला बार बार आपके पास पूछा गया है, ठीक है। एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला क्या होता है? Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaX2। ये होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ एपेटाइट फैमिली। और X क्या होता है? X कैन बी फ्लोरीन या X कैन बी क्लोरीन। अगर X को हम फ्लोरीन रखते हैं तो Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2 आपके पास बनेगा फ्लोरापेटाइट बोलते हैं। फ्लोरीन का एपेटाइट है, इट इज फ्लोरापेटाइट। और ये तीनों फॉर्मूला जो आपके बोर्ड पे लिखा गया है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन फैमिली आपके आसपास सराउंडिंग में दो फॉर्म में मिलेगा, इंडियन सॉल्ट पीटर, चाइल्ड सॉल्ट पीटर। और फास्फोरस आपके पास एपेटाइट फैमिली के फॉर्म में मिलेगा। और अगर आप Cl2 रख दोगे, क्लोर X को Cl रख दोगे, तो इट इज क्लोरापेटाइट, सिंपल। बाकी जो है वो सल्फाइड बना के रहता है, ये भी एंटीमनी भी और बिस्मथ भी, ये सब सल्फाइड बना के नेचर में मिलते हैं। अब जो है अगला, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड टॉपिक है वो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, फास्फोरस थर्ड पीरियड, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और सबसे लास्ट एलिमेंट भी अगर आप याद रखना चाहो तो रख लो, इसका नाम होता है मॉस्कोवियम। द लास्ट एलिमेंट इज मॉस्कोवियम, और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ये रेडियो एक्टिव मेटल होता है। मॉस्कोवियम इज अ रेडियो एक्टिव मेटल। अच्छा, जब नाइट्रोजन फैमिली है, क्या ये आपके पास थर्ड फैमिली है पी ब्लॉक में? थर्ड फैमिली का मतलब पी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, NH2NP3। तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो हो गया, बट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इससे पहले वाला इनर्ट गैस और फिर 2s2 2p3। सिमिलरली इसके पहले वाला इनर्ट गैस और फिर 3s2 3p3। लेकिन फोर्थ पीरियड में क्या डी ब्लॉक आ जाएगा? और डी ब्लॉक आने के बाद क्या आप N-1 डी में इलेक्ट्रॉन भरोगे और फिर 4s2 4p3। सेम यहां भरोगे क्रिप्टन, क्या इसमें भी डी ब्लॉक आता है? N-1 डी 5s2 5p3। इसमें डी और एफ दोनों आता है, तो आपके पास N-2f और N-1 डी फिर NS2 NP3। N-2 भी भरा होगा, N-1 डी भी भरा होगा। मॉस्कोवियम में भी रेडॉन है, N-2f N-1 डी NS2 NP3। ये इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जहां जहां फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में डी ब्लॉक आ रहा है, वहां N-1 डी में इलेक्ट्रॉन भरना है। और जहां जहां सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में डी भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, तो डी आ रहा है मतलब N-1 डी भरा होगा, एफ आ रहा है मतलब N-2 एफ भरा होगा। तो पहले आपको इसका अकरेंस पढ़ना है कि नाइट्रोजन फैमिली कहां कहां अकर करता है। दूसरा आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। तीसरा आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ना है। थर्ड इज योर एटॉमिक रेडियस। इसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है? क्या टॉप से बॉटम जाने पे कोई भी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा? ये भी बढ़ेगा,
तो जो थर्ड इसका प्रॉपर्टी पढ़ना है वो है एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस हमने पढ़ा हुआ है टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, ये भी बढ़ेगा। नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, उससे बड़ा आर्सेनिक, उससे बड़ा एंटीमनी और उससे बड़ा बिस्मथ। फिर चौथा आपके पास आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ आ जाएगा आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा हो जाएगा? क्या साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल? कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता यहां पे। बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली में एक्सेप्शन था, यहां पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो आपको पढ़ना है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। अगर मैं आपसे यहां पे पूछ लूं सिक्स्थ प्रॉपर्टी मेटालिक कैरेक्टर कैसा होगा, तो क्या टॉप से बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है? नहीं। हाँ, टॉप से बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नहीं, यही हो जाएगा आपके सामने एंटीमनी और बिस्मथ। लेकिन अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर पूछ लिया गया तो क्या डिक्रीज हो जाएगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर टॉप से बॉटम डिक्रीज होता है। अब मुझे बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ आपसे पूछा जाए, कौन ज्यादा डोनेट करेगा और कम कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन ज्यादा डोनेट करेगा या बिस्मथ? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, कौन ज्यादा बेसिक होता है? बेस कौन ज्यादा होता है, नाइट्रोजन या बिस्मथ? कौन ज्यादा डोनेट करेगा? मान लो सबके पास एक एक लोन पेयर है, किसके पास? ये सबके पास एक एक लोन पेयर है। अब कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन करता है ना भाई। अगर मान लो लोन पेयर है तो आप पढ़ते तो हो NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, PH3 का कम हो गया, ASH3 का और कम हो गया, एंड सो ऑन। आप कैसे पढ़ते हो बेसिक स्ट्रेंथ का ज्यादा है? क्योंकि लोन पेयर अगर छोटे साइज पे है तो क्या इस लोन पेयर की डेंसिटी ज्यादा है? लेकिन लोन पेयर अगर बड़े साइज पे है तो क्या लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया? लोन पेयर और बड़े साइज पे है तो लोन पेयर और डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर नीचे जाने पे साइज बड़ा हो रहा है, नीचे जाने पे लोन पेयर और डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो जब बंट गया तो डोनेट कहां होगा भाई? नीचे जाने पे लोन पेयर बड़े साइज में जा रहा है, बड़े साइज में लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बंट गया, तो वो डोनेट ही नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर छोटे साइज में है तो क्या लोन पेयर एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, क्या वो आसानी से डोनेट कर पाएगा? तो बेसिक स्ट्रेंथ इसीलिए बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। पढ़ा होगा आपने, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो साइज छोटा है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अगर आपसे कोई बेसिक स्ट्रेंथ पूछे तो ये होगा। आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा हर केस में साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि अगर स्मॉल साइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? हाई। स्मॉल साइज मींस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और अगर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो आसानी से डोनेट हो जाएगा। स्मॉल साइज मींस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अगर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो आसानी से डोनेट हो जाएगा। नाइन्थ जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है वो है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN। तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, नीचे जाने पे कम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, बट ये कम होता तो है। नाइट्रोजन का ज्यादा है, फिर फास्फोरस का, आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी और बिस्मथ में बढ़ जाता है, इन दोनों में बढ़ जाता है। आर्सेनिक तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ, बट ये मेटल हो जाते हैं और मेटालिक कैरेक्टर में उल्टा हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज एक्सेप्शनल ऑर्डर। आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर ग्रुप में एक्सेप्शन आया है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बार बार पूछा भी जाता है, बिकॉज एक्सेप्शनल है।
जब सिलेबस डिलीट नहीं हुआ था तो ये सबसे बड़ा ग्रुप था, लेकिन सिलेबस डिलीट होने के बाद ये सबसे छोटा हो गया, क्योंकि इसमें कंपाउंड ही थे, तो कंपाउंड ही हटा दिया गया, तो सबसे छोटा बचा बेचारा ये। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी। पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी। पहले लिखो फटाफट आराम से। ये जो आपके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर लिखा हुआ है कि डिक्रीजेस अप टू आर्सेनिक, डिक्रीजेस अप टू आर्सेनिक, डिक्रीजेस अप टू आर्सेनिक, उसके बाद आप देखोगे तो ये भले लिखा जा रहा है कि ये बड़ा हो जा रहा है, बट ये वही इंडियम और थैलियम वाला केस है कि ऑलमोस्ट बराबर साइज होते हैं, बट थैलियम हल्का सा बड़ा होता है, इसीलिए थैलियम को बड़ा बोल देते हैं। ऑलमोस्ट बराबर साइज होते हैं, बट थैलियम हल्का सा बड़ा होता है। बोरोन फैमिली में हमने साइज में देखा है। सेम यहां भी होता है कि ये एंटीमनी और बिस्मथ ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही होते हैं, बट बिस्मथ हल्का सा ज्यादा होता है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लो कि डिक्रीजेस अप टू आर्सेनिक, आप आर्सेनिक तक डिक्रीज कर लो, एंड बिकम्स इक्वल आफ्टर आर्सेनिक, एंड बिकम्स इक्वल आफ्टर आर्सेनिक। तो ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है उसके बाद। तो आर्सेनिक तक तो डिक्रीज कर रहा है, फिर एंटीमनी और बिस्मथ जो है ये दोनों बराबर बराबर ही हो जाते हैं। लेकिन रेफरेंस बुक्स को अगर आप फॉलो करो तो बिस्मथ थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, और तब तक डिक्रीज करेगा और बिस्मथ हल्का सा ज्यादा हो जाता है। बट अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करो तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ, इट इज इक्वल। बट दिमाग में रखना है कि बिस्मथ हल्का सा ज्यादा होता है, जैसे इंडियम थैलियम में ऑलमोस्ट बराबर है, बट थैलियम हल्का सा ज्यादा होता है। सिमिलरली एंटीमनी और बिस्मथ ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, बिस्मथ थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट अगर आपको लार्ज स्केल पे देखा जाए इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। करें आगे, जल्दी करो। इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट, एलोट्रॉपी। जो 10th पॉइंट आता है, 10th पॉइंट है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है नाइट्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप सबको पता है कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है वो एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, और उसके नीचे वाले बाद बाकी सारे सेम बिहेवियर शो करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नाइट्रोजन जो होता है वो तो आपके पास गैस की तरह बिहेव करेगा, बट बाकी सब सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे। नाइट्रोजन बिहेव्स एज अ डाई एटॉमिक गैस।
आपको बहुत अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन डाइएटॉमिक गैस क्या बनाता है, N2। नाइट्रोजन हमेशा नेचर में N2 गैस के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन रेस्ट सारे मेंबर्स जो हैं वो एक तो डाइएटॉमिक नहीं होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं। डाइएटॉमिक नहीं होता है, पॉलीएटॉमिक होता है। उसका एक एग्जांपल आपको पढ़ना है, फास्फोरस P4 बनाता है। नाइट्रोजन कैसा बनाता है, N2। फास्फोरस कैसा बनाएगा, P4। आर्सेनिक भी AS4 बनाता है, एंटीमनी भी SB4 बनाता है। बट ये दोनों सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में है। अब देखो N2 का स्ट्रक्चर हमने कई बार पढ़ा हुआ है। नाइट्रोजन क्या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो एक एक लोन पेयर इसके पास होता है, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन में जो सिग्मा बॉन्ड है, अब यहां पे बता दो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस ओवरलैप से बना है। सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैप से बना है, क्या आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन का, sp। तो क्या सिग्मा बॉन्ड sp sp ओवरलैप से बना होगा। तो नाइट्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp sp ओवरलैप से बना है। लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के जो पाई बॉन्ड बने हैं, 2 पाई बॉन्ड है, वो किससे बना होगा, क्या वो नॉर्मल p ऑर्बिटल से बनता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, और पाई बॉन्ड हमेशा नॉर्मल ऑर्बिटल से बनता है। अब देखो sp में इसका एक ऑर्बिटल मान लो p का इस्तेमाल हो गया, तो मान लो px इस्तेमाल हो गया, तो बचा क्या, py और pz। तो py का पैरेलल ओवरलैप से एक पाई बॉन्ड बनेगा, pz का पैरेलल ओवरलैप से दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। तो 2 पाई बॉन्ड है, ये py एंड pz पैरेलल ओवरलैप। py एंड pz का पैरेलल ओवरलैप से ये आपके पास बॉन्ड बनेगा। तो N2 आपके पास इस तरह से बनता है, डाइएटॉमिक गैस रहता है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, क्योंकि 3 बॉन्ड तोड़ना है, इसलिए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। N2 में वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो क्या आसानी से टूटेगा या नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो डू नॉट ब्रेक इजीली ये ब्रेक नहीं करता है। अब ये ब्रेक नहीं करेगा तो रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो लिखो लेस रिएक्टिव। जो आसानी से टूट जाए वो रिएक्शन करेगा, जो आसानी से ना टूटे वो रिएक्शन नहीं करेगा। लेस रिएक्टिव है, इसीलिए इसको बोला जाता है इनर्ट इन नेचर। तीन बॉन्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जल्दी से नहीं टूटेगा, लेस रिएक्टिव है, इनर्ट इन नेचर। ये हो गया नाइट्रोजन की कहानी। लेकिन फास्फोरस की बात करो तो फास्फोरस जो है वो तो P4 बनाता है। फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4। ये डाइएटॉमिक नहीं बनाता है, ये पॉलीएटॉमिक बनाता है। और फास्फोरस क्या होता है बेटा आपके पास, सॉलिड। फास्फोरस सॉलिड कैसे है, वो जो माचिस के लाल वाला जो होता है जिससे आप जलाते हो, वो फास्फोरस ही है, तो सॉलिड होता है वो, ठीक है। फास्फोरस इज सॉलिड, और वो व्हाइट फास्फोरस है। फास्फोरस के 3-4 एलोट्रॉप्स हैं, अभी पढ़ेंगे, 3 एलोट्रॉप पढ़ना है, उसमें से वो व्हाइट फास्फोरस है। फास्फोरस एक्ट इज अ सॉलिड। और फास्फोरस P4 का स्ट्रक्चर, P4 जो है ये काइट शेप का होता है, पतंग जैसा होता है। तो पतंग में चारों P4 लगा दीजिए, ये बॉन्ड ऐसा और एक बॉन्ड ऐसा। बॉन्ड टेढ़ा नहीं हुआ है, वो दिखाया गया है कि बॉन्ड ऊपर से है। P4 बॉन्ड है। जब भी नाइट्रोजन या फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है, एक एक लोन पेयर यहां पे होगा। नाइट्रोजन या फास्फोरस जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा, एक एक लोन पेयर होगा। तो P4 मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फास्फोरस की, यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो क्या ज्योमेट्री क्या हो जाएगा आपके पास, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो एंगल कितना होना चाहिए, 109.5। लेकिन जो P4 है इसमें ये जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। टेट्राहेड्रल में होना कितना चाहिए था, 109.5 एक्सपेक्टेड था। बट इसका चूंकि क्लोज्ड स्ट्रक्चर है
इसलिए जो एंगल होता है वो एक्चुअल एंगल ये हो जाता है 60 डिग्री। अब 109 यानी कि दूर दूर होना चाहिए था, लेकिन क्लोज स्ट्रक्चर की वजह से क्या ये पास पास आ गए हैं 60 डिग्री पे, तो क्या अब रिपल्सन होने लगा है? 109 पे रहते तो रिपल्सन नहीं होता, लेकिन क्या अब रिपल्सन होने लगा है? इसीलिए P4 मॉलिक्यूल में रिपल्सन होता है। एक्चुअल बॉन्ड एंगल तो इसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। एक्चुअल एंगल कम आना किसी स्ट्रक्चर में, इसी को बोला जाता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन क्या कहता है? ड्यू टू लेसर बॉन्ड एंगल, ड्यू टू लेसर बॉन्ड एंगल P4 molecule हैज रिपल्सन। लेसर बॉन्ड एंगल की वजह से P4 मॉलिक्यूल का क्या है? रिपल्सन है। ड्यू टू लेसर बॉन्ड एंगल P4 मॉलिक्यूल हैज रिपल्सन। और P4 मॉलिक्यूल रिपल्सन होता है, इसीलिए बेटा ये अनस्टेबल है। और अनस्टेबल है तो क्या होगा? हाईली रिएक्टिव। P4 मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है। और ये जो फॉर्म है, ये जो आपने बनाया है, दिस इज व्हाइट फॉस्फोरस। और ये व्हाइट फॉस्फोरस क्यों बोलते हैं? कलर इसका व्हाइट होता है, बस यही डिफरेंस है, कलर व्हाइट होता है इसका। व्हाइट फॉस्फोरस में एक्चुअल एंगल बहुत कम है, 109 होना चाहिए, बट एक्चुअली में क्लोज स्ट्रक्चर की वजह से 60 डिग्री हो जाता है। बहुत पास पास आ गए, रिपल्सन होने लगा, हाईली अनस्टेबल, इसलिए ज्यादा रिएक्ट करेगा। अब स्टेबल है, सॉरी अनस्टेबल है, ज्यादा रिएक्ट करेगा तो क्या करता है? स्टेबिलिटी होने के लिए ये एक बॉन्ड तोड़ देता है। ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी में आने के लिए ये बॉन्ड तोड़ देता, अपना एक बॉन्ड अपना तोड़ देगा। तो बीचों बीच जो दो बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड मान लो ये तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड मान लो तोड़ दिया। सिमिलरली ये दूसरे P4 मॉलिक्यूल को भी लो जिसने एक बॉन्ड तोड़ लिया है। सिमिलरली एक और P4 मॉलिक्यूल लो जिसने अपना बॉन्ड तोड़ लिया हो। तो ये अपना जो बीच वाला बॉन्ड है जिसकी वजह से रिपल्सन हो रहा है, वो बॉन्ड तोड़ लेता है, और तोड़ के इधर की तरफ बॉन्ड बना लेता है, आगे की तरफ बॉन्ड बना लेता है। और देखो, क्या ये भी बेटा इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनने लगे P4 मॉलिक्यूल के? P4 मॉलिक्यूल अकेला अगर है, सिंगल मॉलिक्यूल है, तो बहुत सारे बॉन्ड बन रहे हैं, रिपल्सन हो रहा है। अब इसी बॉन्ड को तोड़ दिया उसने, ये वाला जो बॉन्ड है जो रिपल्सन कर रहा है इसको तोड़ दिया, और तोड़ के बहुत सारे P4 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, और जो बहुत सारे P4 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए इसी क्या बोलते हैं? रेड फॉस्फोरस। ठीक है? जो आप क्यों आग लगता है? क्योंकि अनस्टेबल है। ठीक है, तुरंत उसमें जैसे ही फ्रिक्शन हुआ आग पकड़ लिया, क्योंकि अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। दो P4 के मॉलिक्यूल आपस में रगड़ेंगे तो फ्लेम निकलेगा, क्योंकि अनस्टेबल है, इसीलिए वो माचिस फ्रिक्शन से आग लगती है। रेड फॉस्फोरस ये होता है पॉलीमर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। क्या ये व्हाइट फॉस्फोरस का ही बॉन्ड तोड़ के बनाया गया है? इसलिए इसको बोला जाता है पॉलीमर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। कौन स्टेबल है, व्हाइट या रेड? रेड। रेड फॉस्फोरस इज स्लाइटली बेटर। रेड फॉस्फोरस इज स्लाइटली more stable than white phosphorus. व्हाइट फॉस्फोरस जो P4 मॉलिक्यूल है, इससे वो स्लाइटली ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके जो बीच के एक बॉन्ड है वो टूट गया है, और टूट गया है तो अब स्ट्रेन कम हो गया है। स्लाइटली मोर स्टेबल बिकॉज एंगल स्ट्रेन डिक्रीजेस। इसको ऐसे समझना है कि एक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस में तीन जगह से बंधा हुआ है। मान लो इसको तीन रस्सी से बांध दिया हुआ है, इस वाले में क्या दो ही जगह से बंधा हुआ है? तो यहां पे रिपल्सन ज्यादा, स्ट्रेन ज्यादा है, यहां पर रिपल्सन कम हो गया है। इसलिए एक बॉन्ड तोड़ देने से एंगल स्ट्रेन कम हो गया, रिपल्सन कम हो गया, और स्टेबिलिटी बढ़ गई।
अब ये अनस्टेबल है तो हाईली टॉक्सिक भी होता है, क्योंकि आपके अंदर अगर बॉडी में चला गया तो क्या वहां भी रिएक्शन करेगा? क्यों नहीं, पूरी तरह से कभी भी स्टेबल नहीं होता है। इसीलिए फास्फोरस हमेशा डार्क में रखा जाता है और बॉटल्स में कंटेन किया जाता है। कभी भी फास्फोरस स्टेबल नहीं होगा। रेड फास्फोरस भी आग पकड़ता है, इट इज वोलाटाइल नेचर। ये जल्दी पकड़ता है, ये थोड़ा स्लो पकड़ेगा, देर से पकड़ेगा, बस यही डिफरेंस है। और ये हार्मफुल भी है, क्योंकि सोचो फास्फोरस के मॉलिक्यूल अगर आपके बॉडी के अंदर गए तो क्या फिर वहां भी रिएक्शन करेगा? क्योंकि है तो अनस्टेबल ही, तो वहां भी कुछ भी रिएक्शन कर सकता है, इसलिए। और फास्फोरस का बहुत अच्छा कंपाउंड आपको फास्फोरिक एसिड पता है, H3PO4। अगर मान लो आपने एक आध ड्रॉप ले लिया फास्फोरस का, बहुत सारे एसिड फॉर्म हो जाएगा। बहुत सारे एसिड फॉर्म होने से क्या होगा? आपका खराबी होंगे बॉडी में। इसीलिए इसको बच्चों से दूर रखा जाता है, माचिस वाचिस को या फास्फोरस वाली चीजों को। हाईली इनफ्लेमेबल, फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4 और P4 सॉलिड होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है, तुरंत आग पकड़ता है क्योंकि अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, तुरंत रिएक्ट करना चाहता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन इसको मिला और थोड़ा सा फ्रिक्शन से हीट मिला, आग पकड़ लिया। फ्रिक्शन का काम वहां पे हीट करना है और ऑक्सीजन बगल में रहता है, तो तुरंत आग पकड़ लेता है। 12th पॉइंट, चूंकि ये हाईली फ्लेमेबल होता है कि इनफ्लेमेबल होता है? आग लगेगा उसको क्या बोलते हैं? फ्लेमेबल। तो हाईली फ्लेमेबल। फास्फोरस जो है P4, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराओ। ये वही रिएक्शन है जो आपके पास, आप देखोगे जो जब माचिस जलाते हो तो एक अलग तरह की स्मेल भी आती है। इफ यू हैव, आप जाके आप उसको ना हाथ में रगड़ना और इसे स्मेल करना, ज्यादा नहीं करना, इट इज टॉक्सिक। तो वो अलग स्मेल आता है। क्यों आता है अलग स्मेल? बिकॉज ऑफ दिस। जो वहां पे क्या है? व्हाइट फास्फोरस। और जैसे उसको आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, फ्रिक्शन करने से क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है, और हीट में ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है। आपके एटमॉस्फेयर में खूब सारा ऑक्सीजन है, फ्रिक्शन से हीट मिला और यहां पे ये ऑक्साइड बना लेता है P4O10, या फिर ये ऑक्साइड बना लेता है P2O5। इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है, डाइमर है। इसी को दो मॉलिक्यूल जोड़ दो, डाइमर हो जाएगा, P4O10 और यही ऑक्साइड बनता है। इसी के रिलीज होने से वो एक अजीब तरह की स्मेल आती है। अब P4O10 का स्ट्रक्चर समझना। P4O10 का स्ट्रक्चर समझो यहीं पे 13 पॉइंट में। P4 जैसा है वैसा ही रहेगा, बस उसमें एक एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा। POP, POP। काइट शेप बनाना है, जब फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड है उसको POP बॉन्ड में चेंज कर देना है। सिमिलरली यहां पे आ जाएगा POP और यहां पे आ जाएगा आपके पास POP। तो 4 फास्फोरस 6 ऑक्सीजन आ गए हैं। बाकी के जो 4 ऑक्सीजन है वो यहां पे जाके P डबल बॉन्ड O लग जाते हैं। तो दिस इज P4O10। P4O10 बनाने के लिए क्या किया? जो P4 मॉलिक्यूल है, जो PP बॉन्ड है उसको POP बॉन्ड कर दिया। बस जहां जहां PP बॉन्ड है वहां POP बॉन्ड कर दिया, और जहां जहां लोन पेयर दिख रहा था फास्फोरस में वहां डबल बॉन्ड बना दिया। PP बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू POP बॉन्ड एंड लोन पेयर से डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस इज P4O10। आपके पास 1-2 साल पहले, एग्जैक्टली साल याद नहीं है, 2 साल 3 साल पहले आपके पास आया हुआ है P4O10 में कितने POP बॉन्ड है? कितने POP बॉन्ड है? 6 हैं। 4 तो बाउंड्री पे दिख रहा होगा, 1 और 2 अंदर है, तो इसलिए यहां पे लिख लीजिएगा 6 POP बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। छह POP बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इन P4O10। फिर आपसे पूछा गया था कितने PO बॉन्ड्स हैं? कितने PO बॉन्ड्स हैं बेटे? फिर से देखो कितने PO बॉन्ड्स हैं बेटे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देयर आर 16 PO बॉन्ड्स। वो आपसे थोड़ी बोल रहा है P डबल बॉन्ड हो बताओ या P सिंगल बॉन्ड हो, वो बोल रहा है PO के कितने बॉन्ड है।
तो सारे सिंगल डबल काउंट करोगे तो देयर आर 16 पीओ बॉन्ड्स, 6 पीओपी बॉन्ड्स हैं एंड 16 पीओ बॉन्ड्स हैं। और पीओ बॉन्ड्स कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर आपसे पूछा जाता है कि P4O10 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 है, 1 2 3 4, हर फास्फोरस का 4 4 है, ठीक है। कितने लोन पेयर है? 0, 5 बॉन्ड बना लिए, 0 लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सारे फास्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है या ओपन स्ट्रक्चर है? क्लोज स्ट्रक्चर है। तो क्लोज स्ट्रक्चर में 109 होना चाहिए, लेकिन रियल में क्या होगा? कम हो जाता है। क्लोज स्ट्रक्चर में क्या हुआ? 109 होना चाहिए, बट रियल में कितना आया? 60। सिमिलरली यहां भी बॉन्ड एंगल इज लेस देन एक्सपेक्टेड। बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए, बट उससे कम आता है। बॉन्ड एंगल इज लेस देन एक्सपेक्टेड। हाँ, ये हो गया। 2 पॉइंट्स और है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, फिर केमिकल प्रॉपर्टी है। देखो मैंने टेलीग्राम में आपका ना पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन शेयर कर दिया अभी। नोट्स भी टेलीग्राम में। एक बार वो क्वेश्चन खोल के देखो जो मैंने अभी सेंड किया है। सब लोग जो अभी सेंड किया है उन क्वेश्चंस को खोल के देखो। पीरियोडिक टेबल का जो क्वेश्चन आपको शेयर किया है, कहां शेयर किया है? बहुत बढ़िया बेटा, हवा में थोड़ी शेयर करूंगा, टेलीग्राम में शेयर किया है ना? नेट नहीं है यहां पे, वाईफाई भी तो मिला हुआ है तुमको। इतने गरीब क्यों हो? नेट नहीं है तुम्हारे इस जमाने में। अब इसमें आप देख रहे हो, इट इज अ सेट ऑफ 300 क्वेश्चंस, है ना? पीरियोडिक टेबल का 300 क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्ट 302 हैं अगर आप देखो, 302 के आसपास है। बोर्ड पे देखो, शांत। 302 क्वेश्चन मैंने अभी आपको ये दिया है, इसके बाहर एनसीईआरटी में एक लाइन भी नहीं है। आप एग्जैक्ट काउंट करोगे तो एनसीईआरटी में कुछ 200 लाइन लिखे हुए हैं पीरियोडिक टेबल के। एग्जैक्ट काउंट करोगे तो एनसीईआरटी में 200 लाइन है पीरियोडिक टेबल चैप्टर से, और इस 200 लाइन से 300 क्वेश्चन बने हैं। इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। आप देखोगे तो बहुत फालतू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि यार ये थोड़ी आएगा, बट वो जरूरी है एनसीईआरटी रिकॉल करने के लिए, ठीक है?
तो एनसीईआरटी में आपके 200 लाइन है, पीरियोडिक टेबल से 300 क्वेश्चन बने हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, इतना सफिशिएंट होगा नहीं, इतना सफिशिएंट होगा नहीं। इसके साथ मैंने आपको अगर ध्यान हो तो अच्छे क्वेश्चंस के 200 ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, इसी में पिंड है। अब देखोगे तो अब सफिशिएंट है, हाँ, अब कहीं बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से, इसमें बाहर है ना, ये आपके पास है। अब अगर मैं बोल दूं ये लगाने से होगा, अधूरा है, ये लगाने से होगा, अधूरा है। रियलिटी में जियोगे तो दोनों लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको लगाओगे तो वो जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन है वो सब टाइप के क्वेश्चन है वहां पे, इसको लगाओगे तो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो इधर इस टाइप का आया था, बाकी साल जो क्वेश्चन आ रहा है वो इस टाइप का आ रहा है। तो रिस्क नहीं ले सकते कि ये पढ़े कि ये पढ़े, दोनों पढ़ेंगे। जब दोनों आप करोगे तो इसमें से 70-80 क्वेश्चन आपको वो मिलेगा कॉमन, कि जो यहां भी है यहां भी है। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल वाले क्वेश्चन यहां भी है, कुछ यहां भी है बाहर वाले। तो ये करने के बाद आपके पास वो चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी आज रात या कल रात से पहले बॉन्डिंग भी तैयार हो रहा है। अब जब इसमें 500 क्वेश्चन है तो बॉन्डिंग में कम ही होना चाहिए था, है ना। बॉन्डिंग विल इंक्लूड 1000 क्वेश्चन। ठीक है, 600 क्वेश्चन तो उसका एनसीईआरटी में ही है और 400 क्वेश्चन मॉड्यूल वाले हैं, जो मैंने सारे मॉड्यूल से, आप उसमें देखोगे तो आकाश के भी अच्छे क्वेश्चन है, एलएन के भी अच्छे क्वेश्चन है, वेदांतु के भी अच्छे क्वेश्चन है, एंड एक्सवाइज पीडब्ल्यू के भी अच्छे क्वेश्चन है, और भी 4-5 नाम होंगे उनके भी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब जहां अच्छे क्वेश्चन है वही का नाम लेंगे ना, हर जगह थोड़ी ले सकते हैं। वेदांतु का तो पहले है उसमें, वेदांतु बहुत अच्छा है ना, कैमरे के सामने आके बोलता हूं, वेदांतु बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं, जहां से बेटा दाल रोटी चल रही है ना वहां पंगे नहीं लेते। कुल मिला के ये है कि सारी जगह के अच्छे कंपोनेंट्स वो अलग क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का अलग क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी मत छोड़ना। 14 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन मॉड्यूल वाले टाइप आते हैं, जो एनसीईआरटी के थ्योरी लिखे होंगे बट क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों आपको करना जरूरी है। ठीक है, मेजर क्वेश्चन ऑब्वियसली एनसीईआरटी से आता है। पी ब्लॉक कभी भी आएगा वो एनसीईआरटी से आएगा, डी ब्लॉक कभी भी आएगा वो एनसीईआरटी से आएगा, एफ ब्लॉक आएगा एनसीईआरटी से आएगा, कोऑर्डिनेशन आएगा वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएगा। बट पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग में रिस्क नहीं ले सकते, वो कभी भी कुछ भी पूछता है वो। ठीक है, एग्जामिनर भी पागल ही है। चलो अब लिखो 13th और 14th पॉइंट। इसमें रिवीजन के लिए आप एक काम कर सकते हैं, उसमें मैंने नोट शेयर किया हुआ है पीरियोडिक टेबल का, तो बस उस नोट्स को एक बार पढ़ जाओ। ठीक है, नोट्स में कुछ 40-42 पेजेस हैं। ठीक है, 50 होंगे ज्यादा 50 पेज को पढ़ने के लिए 50 मिनट चाहिए, है ना, हार्डली, क्योंकि ये स्लाइड के पेजेस कितने छोटे होते हैं। अब इसको पढ़ने के लिए 1-1.5 मिनट लगेगा। पहले से पढ़ा हुआ है ना, नया होता है तो समझने में टाइम लगता है, जब पढ़ा हुआ है 1-1, 1.5 मिनट 2-2 मिनट में कवर हो जाएगा। उसके बाद एक दिन बैठो, पूरा पीरियोडिक टेबल निपटा दो, किसी रात में मत सो, काम खत्म हो जाएगा आपका। इनऑर्गेनिक का, आपका नहीं, इनऑर्गेनिक का काम खत्म होगा। रात में कम सोने का मतलब 2-3-4 घंटे सो लो, उसके बाद बाकी टाइम को यूटिलाइज कर लो। 2-3 बजे तक जिस दिन जग जाओ, भाई हम दिन भर कैसे सो जाओगे फिर अगले दिन, इतना कंट्रोल तो होना चाहिए यार। परमानेंट सोने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो रिजल्ट के बाद करूंगा, तुम टेंशन ना लो। हाँ, एमपी और बीपी की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। 14 पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट है और 15 पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट, नो डाउट, बॉइलिंग पॉइंट में जैसे जैसे मोलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वंडर वाल बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे जैसे मोलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वंडर वाल बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या मोलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मोलिक्यूलर वेट बढ़ने से वंडर वाल बढ़ता है, और वंडर वाल जब जब बढ़ेगा तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो यहां भी जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा टॉप से बॉटम जाने पे बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा अलग होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में हमें पैकिंग इफिशिएंसी भी देखनी पड़ती है, केवल मोलिक्यूलर वेट से काम नहीं चलता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का अलग एक एब्रप्ट ही ऑर्डर है, एक्सेप्शनल ऑर्डर है, कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक तक तो बढ़ रहा है, लेकिन
उसके बाद कम हो जाता है, एंटीमनी और बिस्मथ का कम हो जाता है। इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस टिल बिस्मथ। मेल्टिंग पॉइंट में ये अलग सा ऑर्डर है, एक्सेप्शनल ऑर्डर है, याद करना पड़ेगा। इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ, आर्सेनिक के बाद डिक्रीज करने लगता है। तो ये 15 पॉइंट हैं जिसमें अकरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी कवर्ड है 15 पॉइंट, इसके अलावा है ही नहीं, 15 ही पढ़ने हैं टोटल। अब है केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में दो बेहद इंपॉर्टेंट है जिससे हम स्टार्ट ही करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट, और डे 1 पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा हुआ है। डे 1 पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पढ़ा हुआ है। बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा डे 1 पे, बताइए। क्या आपके पास पढ़ाया हुआ था कि +3 भी शो करता है और +5 भी शो करता है? पढ़ाया हुआ है? आप इसको ऐसे लिखिए, +5 भी शो करता है और +3 भी शो करता है। और एक और बताया था कि क्या ये -3 भी शो करेगा, क्योंकि हाइड्राइड जब बनाएगा तो -3 शो करेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे लिखोगे इन केस ऑफ हाइड्राइड, इन केस ऑफ हाइड्राइड नाइट्रोजन -3 शो करता है। +3 कब शो करता है? जब वो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाने लगे, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट ही तो कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट लेस हो जाएगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो +3 भी शो करता है। ये जनरल है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ये है। लेकिन ये इसके साथ साथ बाकी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो ये -3, पहले 17 पॉइंट लिख लो कि नाइट्रोजन शोज -3 तो शो करता ही है, +1, +2, +3, +4, +5 ये सारे शो करता है। नाइट्रोजन फैमिली जनरली क्या शो करेगा? +3, +5 और -3, बट नाइट्रोजन ये सारे शो करता है। -3 तो शो करता ही है, +1 से +5 सारे शो करता है। +5 आपका पढ़ा हुआ है कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट NH2 NP3, S और P को जोड़ दो कितना आ रहा है? 5। इनर्ट पेयर इफेक्ट से आपको पढ़ा हुआ है +3 आ रहा है, हाइड्राइड से आपके पढ़ा हुआ है +3 आ रहा है। रिमेनिंग कब होगा? +1 कब, +2 कब, +4 कब? तो नाइट्रोजन +1, +2, +4 शो करता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन +1, +2 एंड +4 ये शो करता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो +1, +2 और +4 शो करता है। सिमिलरली जो आपका फास्फोरस है, वो -3 तो शो करेगा ही, +1 भी करेगा, +2 भी करेगा, नहीं +1, +3 करेगा, +4 करेगा और +5 करेगा, +2 नहीं करता है। +5 हमें पता है, +3 हमें पता है, -3 हमें पता है। अगेन ये +1, +4 कब शो करेगा? व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जिससे क्वेश्चन बार बार आए हैं इस 17 और 18 पॉइंट को इंक्लूड करके। इन्हीं दोनों का वो पॉइंट है, इन्हीं दोनों का वो पॉइंट है कि नाइट्रोजन, बोर्ड पे देखना सब लोग, नाइट्रोजन इसमें भी कंपाउंड बनाएगा, इसमें भी बनाएगा, इसमें भी बनाएगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन का कंपाउंड हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में आ रहा है, ध्यान से सुनिए, नाइट्रोजन इसमें स्टेबल है, नाइट्रोजन इधर बनाएगा, इसमें भी स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन का कंपाउंड इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में बन रहा है, यानी कि नाइट्रोजन +1 का कंपाउंड बना रहा है या नाइट्रोजन +2, +3, +4 का कंपाउंड बना रहा है, तो अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाता है तो नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड टूट जाते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। फिर से सुनिए, नाइट्रोजन -3 वाले कंपाउंड में स्टेबल रहेगा, NH3 बनाएगा, स्टेबल रहेगा।
नाइट्रोजन +5 वाले कंपाउंड में स्टेबल रहेगा, N2O5 में नाइट्रोजन +5 बनता है, वहां स्टेबल है। लेकिन अगर बीच के किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन का कंपाउंड बन रहा है तो वो अनस्टेबल रहता है, वो टूट जाता है, वो वापस से डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है, इस बात को यहां पे लिखना है। और ये इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन डिस्प्रोपोर्शनेट, हायर और लोअर में स्टेबल है, बट ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नाइट्रोजन के बीच वाला कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो वो डिस्प्रॉप रिएक्शन शो करता है। शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब आइए तो देखो यहां पे HNO2, क्या ये टूट जाता है HNO3 और NO में? क्योंकि HNO2 ध्यान रखो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में। क्या ये इंटरमीडिएट है? हाँ, तो ये बेटा +5 और +2 में टूट जाता है। कोई भी इंटरमीडिएट वाला ऑक्सीडेशन स्टेट आया, बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट का नाइट्रोजन का कंपाउंड है, तो वो टूट जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो देखो डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और यहां पे देखोगे और रिडक्शन भी शो कर रहा है। तो डिस्प्रोप होने का मतलब ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन भी शो कर रहा है। सिमिलरली फास्फोरस का कोई अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल है, वैसे ही फास्फोरस भी अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल है। तो ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस shows disproportionation। तो यहां पे H3PO2 ये किस में चला जाएगा? +5 में जाएगा, H3PO3 एंड PH3 में चला जाता है, -3 में चला जाता है। तो देखो यहां भी आप देखोगे तो ये +1 में है, +5 में जा रहा है और ऑक्सीडेशन भी एज वेल एज रिडक्शन। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की खास बात है कि ये शो सारे करता है बट अनस्टेबल होता है। बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होंगे, डिस्प्रॉप हो जाएंगे। और इस पे डिस्प्रॉप का एक ही एग्जांपल है, क्यों? एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, बस यहां भी एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। तो इसको आप जितना जल्दी याद कर लें उतना ही बेहतर है। अगर मान लो इसका ही ऑक्सीडेशन स्टेट का एक क्वेश्चन यहां लिखता हूं, जनरल क्वेश्चन, H3PO3 है, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि ये कहां है? H3PO3 +5 में है, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा भाई, लोअर और हायर में तो स्टेबल ही है। ठीक है, लोअर और हायर में तो स्टेबल ही है। अगर बीच का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो वहां पे अगर मान लो H3PO4 है, H3PO3 में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है? +3 आ रहा है ना? हाँ, H3PO4 है अगर मान लो, तो H3PO4 क्या ये आपके सामने डिस्प्रॉप होगा या नहीं होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि H3PO4 में क्या हायर, मतलब सबसे हायर वाले में है, तो हायर और लोअर में तो स्टेबल है, बट अगर बीच वाला कोई दिखा तो क्या ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा? और डिस्प्रोपोर्शनेट बेटा हमेशा सेम में करता है, H3PO4 + PH3। ये भी करेगा, वो भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन H3PO4 डू नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट, ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। H3PO4 डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होता है।
तो आपके पास इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है, 4 कंपाउंड लिख के दे देगा, बोलेगा कौन डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा कौन नहीं करेगा। तो जो इंटरमीडिएट वाला है वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, जो इंटरमीडिएट वाला नहीं है वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा। फास्फोरस हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट होके +5 और -3 में जाता है, चाहे वो H3PO2 हो चाहे वो H3PO3 हो, हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट होके वो +5 और -3 में जाएगा ऑलवेज। एनसीईआरटी में आपका ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है, बट ये भी वही जाता है और ये भी वही जाता है। कोई भी इंटरमीडिएट होगा वो हायर और लोअर में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। क्या बताओ, क्या पूछना है बोलो। देखो एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, हो गया। 19th पॉइंट आएगा एनोमेलस प्रॉपर्टी। ये पूरा फैमिली 30 पॉइंट का है, ये बहुत बड़ा फैमिली हुआ करता था, बट इसमें के सारे उड़ा दिए इन्होंने, नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड उड़ा दिए, फिर उसके बाद फास्फोरस के कंपाउंड उड़ा दिए। अब ठीक किए कि नहीं ठीक किए पता नहीं, बट उड़ा दिए इन्होंने सारे। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और इनर्ट गैस इसी वीक में खत्म होगा। किसमें? इसमें खत्म ही है, बहुत छोटा चैप्टर है पढ़ाने के बाद। 30 पॉइंट है, 19 होने वाला है अभी, 10 पॉइंट और बचा हुआ है, लेकिन लास्ट के 5 थोड़े बड़े बड़े हैं। हाँ, और हाईली 2 लेक्चर। लिखो 19th पॉइंट एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। हर ग्रुप में हम सेम चीज पढ़ रहे हैं, एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। हाँ भाई, एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ क्यों होता है कोई भी कंपाउंड का? सबसे पहला स्मॉल साइज, अगर स्मॉल साइज हुआ तो क्या बढ़ जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर स्मॉल साइज हुआ तो क्या बढ़ जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्मॉल साइज हुआ तो हायर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट, क्या इसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है? क्योंकि सेकेंड पीरियड वाले में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सो मैक्सिमम कोवैलेंस कितना दिखाएगा? 4। मैक्सिमम कोवैलेंस इज 4। इट कैन ओनली फॉर्म पी पाई बॉन्ड। इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये हमेशा केवल और केवल पी पाई बॉन्ड बनाएगा। इट कैन ओनली फॉर्म पी पाई बॉन्ड। जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन पी पाई बॉन्ड बना रहा है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन पी पाई बॉन्ड बना रहा है, एन डबल बॉन्ड ओ पी पाई बॉन्ड बना रहा है, पी डबल बॉन्ड ओ, ये सब पी डबल बॉन्ड नहीं, एन डबल बॉन्ड ओ पी पाई बॉन्ड बना रहा है। कभी भी पी पाई या डी पाई नहीं बनाएगा। कैन नॉट फॉर्म पी पाई, सॉरी, कैन नॉट फॉर्म पी डी पाई और डी पाई। डी ऑर्बिटल नहीं है,
इसलिए ये डी पाई या पी पाई नहीं बना पाएगा, बट पाई बनाएगा। चौथा, फोर्थ में नाइट्रोजन जो है वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनाता है, बट बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। फास्फोरस देखोगे P4 में सिंगल बॉन्ड बना रहा है, आर्सेनिक भी जब AS4 बनाता है तो ये भी बनेगा, एंटीमनी भी क्या बनाएगा, यही बनेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन अलग बिहेवियर शो कर रहा है और ये अलग बिहेवियर शो कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट इज कैटिनेशन। नहीं, मुझे बताओ कैटिनेशन के लिए मैंने कार्बन फैमिली बताया है, थोड़ा आप दिमाग लगा लो फिर मैं समझाता हूं। कैटिनेशन किसका ज्यादा होगा, एन एन बॉन्ड का होगा या पी पी बॉन्ड का होगा, किसका ज्यादा होगा, एन एन का या पी पी का? गलत है, आंसर पी पी का होगा। रीजन समझो, हमने आपको बताया था कि जिसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसका कैटिनेशन ज्यादा, यही बताया था। जिस भी एटम में सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसका कैटिनेशन ज्यादा होगा। तो नाइट्रोजन में भी तो लोन पेयर है, फास्फोरस में भी लोन पेयर है, लेकिन क्या नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, और साइज स्मॉल है तो लोन पेयर पास पास है। लोन पेयर क्या हो गया, नियर टू ईच अदर, और जब लोन पेयर पास पास आ गए तो क्या लोन पेयर रिपल्सन करेगा, और क्या इसी को हम लोग VSEPR पढ़ रहे थे। लोन पेयर रिपल्सन हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। लेकिन क्या फास्फोरस का साइज बड़ा है, फास्फोरस का साइज बड़ा है तो बेटा वो लोन पेयर दूर दूर हो गए, रिपल्सन कम हो रहा है, बॉन्ड वीक नहीं हो रहा है। तो एन एन बॉन्ड और पी पी बॉन्ड में कौन स्ट्रांग है, पी पी बॉन्ड स्ट्रांग है। एन एन बॉन्ड में तो रिपल्सन हो रहा है, एन एन बॉन्ड में तो सिंपली रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए अनस्टेबल है, बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो कैटिनेशन बॉन्ड जिसका स्ट्रांग होता है उसका ज्यादा होता है, तो पीपी का स्ट्रांग है। पॉइंट नंबर 20। टाइम तो बेटा होता ही रहता है, अभी तो 5 मिनट बाकी है ना, 5 मिनट बाकी है और 10 मिनट का ब्रेक है, तो टोटल 15 मिनट है। इसके बाद मेरा है नहीं ना, वही तो कह रहा हूं, इसका टाइम स्लो है बेटा, तुम दिमाग भी स्लो चलाओ। लिखो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, 20th पॉइंट में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्शन कैसे होगा, और ज्यादातर क्वेश्चन क्या बाकी था, तुम कहां पीछे रह जाते हो बेटा। ये देखो एक सोता हुआ जगह है एक बीच में, हाँ देखो, क्या यहां पे क्रिस क्रॉस मेथड से कंपाउंड बनाओगे। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन कितना होता है 3, क्या क्रिस क्रॉस होगा तो NH3 बन जाएगा, उसी तरह PH3 बनेगा, उसी तरह ASH3 बनेगा। तो आप बना लीजिए NH3 PH3 ASH3 SbH3 और BiH3। अब आपसे पूछा जा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, अब आपसे पूछा जा रहा है कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। अभी आज वही पढ़ा है, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसका साइज कम होगा। बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो NH3 PH3 ASH3 SbH3, NH3 PH3 ASH3 SbH3
तो क्या ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ के बाद आपसे अगर कोई पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो, तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ वो होगा जिसका, एसिडिक स्ट्रेंथ छोड़ो, पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ। बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, फिर स्टेबिलिटी बताओ, फिर बॉन्ड लेंथ बताओ, फिर बॉन्ड एनर्जी बता दो, फिर रिड्यूसिंग कैरेक्टर बता दो। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो स्मॉल साइज है, क्या ओवरलैप अच्छा होगा? भाई यहां पे अगर हम ओवरलैप की बात करें तो क्या नाइट्रोजन का 2p हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप हो रहा है, फास्फोरस का 3p और इसका 1s ओवरलैप हो रहा है, इसका 4p और इसका 1s ओवरलैप हो रहा है, सिमिलरली इसका 5p और इसका 1s ओवरलैप हो रहा है, क्या यही हो रहा है? तो कौन सा ओवरलैप ज्यादा अच्छा है? जो स्मॉल साइज है। तो स्मॉल साइज वाला ओवरलैप अच्छा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या यहां भी मैं 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 कर दूं? और जो स्ट्रॉन्ग होगा वही तो स्टेबल होगा, तो क्या स्टेबिलिटी में भी सेम ऑर्डर चला दूं? बॉन्ड लेंथ क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो यहां पे 5 4 3 2 1 हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी क्या स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो आपके पास यही चलेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर एंड एसिडिक स्ट्रेंथ एक ही बात होता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर एंड एसिडिक स्ट्रेंथ एक ही बात होता है। जो अपना हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करे वो ज्यादा रिड्यूसिंग है, ज्यादा एसिड है। एसिड क्या होता है? जो हाइड्रोजन जल्दी दे दे। रिड्यूसिंग कौन होगा? जो हाइड्रोजन जल्दी दे दे। बोथ हैव सेम डेफिनेशन। रिड्यूसिंग कैरेक्टर और एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया विच रिलीजेस हाइड्रोजन इजिली, जो हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज कर देता है। कौन है जो हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज करेगा? तो जिसका बॉन्ड वीक है, तो जिसका बॉन्ड वीक है वो रिलीज कर देगा। एसिड भी बेस का उल्टा कर दो तो एसिड आ जाएगा, या फिर ऐसे देख लो जो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज कर दे वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है। नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल बताओ। बॉन्ड एंगल, क्या बॉन्ड एंगल हमने पढ़ा हुआ है 4 पॉइंट में। सबसे पहले परसेंटेज कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा हमने पढ़ा हुआ है कि लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी सेम है। तीसरा हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या यही बॉन्ड एंगल आएगा? जैसे जैसे नीचे जाओगे जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दो एक्सेप्शनल ऑर्डर्स हैं, एमपी और बीपी। नेक्स्ट दो एक्सेप्शनल ऑर्डर्स हैं, एमपी एंड बीपी। तो आइए एमपी और बीपी का एक्सेप्शनल ऑर्डर ध्यान दें। लिखो फटाफट।
हाँ हाँ ठीक है, आ रहा हूँ उस पर, रुक जाओ। अब यहां पे आप मिला लो कौन कौन सा इनमें से पाया जा रहा है। तो क्या AS2O3 एम्फोटेरिक में है और Sb2O3 एम्फोटेरिक में है। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस आपका एसिडिक ऑक्साइड में आएगा, ये भी आपके एसिडिक ऑक्साइड में आएंगे। जो एम्फोटेरिक है उसको एम्फोटेरिक रख दो, और जो एसिडिक है वो उसको एसिडिक में रख दो। मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक, तो ये बेसिक हो जाएगा। और ये पार्शियली बनते हैं तो इनका एसिडिक बेसिक कैरेक्टर नहीं पढ़ना है। पार्शियली बनते हैं इसलिए लिख लीजिएगा, बनेगा बट क्रॉस कर दीजिएगा। एनसीईआरटी में यही तीन है। कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं होता इनका, पार्शियल फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम उसका एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब आइए बॉन्ड एंगल में। बॉन्ड एंगल में ग्रुप 15 में, हाँ, ग्रुप 15 में ड्रैगो रूल लगेगा, और ड्रैगो रूल लगेगा तो अमोनिया में तो सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर PH3 90 डिग्री हो जाएगा, ASH3 90 डिग्री हो जाएगा, SbH3 90 डिग्री हो जाएगा, BiH3 भी 90 डिग्री हो जाएगा। ड्रैगो रूल लग गया। ड्रैगो रूल, और वो लिख लो ऑक्सीजन से रिएक्शन, और ये एम्फोटेरिक का ट्रिक भी लिख लो। इसके बाद है आपके पास हेलोजन, फिर मेटल, फिर ऑक्साइड, और फिर कल हो जाएगा इसका। MP और BP का जो ये है ये भी लिख लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट में